स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं हिंदी अनिवार्य का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर। तो चलिए इसको देखते हैं और इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको जरूर करिएगा, और जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस करते जाएंगे उतना ही अच्छा स्कोर आपका होता जाएगा। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है आपका आता है अपठित गद्यांश से, और इस गद्यांश को पढ़ने के बाद में आपको उत्तरों को देना है। तो यहाँ पर देखिए, निर्लिप्त रहकर दूसरों का गला काटने वालों से लिप्त रहकर दूसरों की भलाई करने वाले कहीं अच्छे हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो है इस तरह का एक पैराग्राफ जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसको जरूर एक बार पढ़ें। इसके बाद जो पहला क्वेश्चन है उसको हम बात करेंगे, और आपको याद होना चाहिए कि ये पैराग्राफ में क्या बोली गई है बातें, ताकि आपको क्वेश्चन के आंसर समझ में आ पाए। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें आपसे पहला पूछा गया है, हमारे मुख्य अवतार राम और कृष्ण थे। तो मुख्य अवतार राम और कृष्ण क्या थे? अगर पैराग्राफ पढ़ोगे तो आंसर मिलेगा कि ये क्षत्रिय थे। तो यहाँ पे ब ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें जो पूछा गया उसकी बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, छात्र धर्म में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? तो हम देखेंगे छात्र धर्म में जो है सारे गुण पाए जाते हैं। यहाँ पे जो भी दिया गया है ना, शक्ति के साथ क्षमा और तेज के साथ कोमलता भी है, वैभव के साथ विनय विनय और पराक्रम के साथ में रूप की मधुरता भी है, और दुख भोग के साथ में पर दुख करता व प्रताप के साथ कठिन धर्म पथ का अवलंबन भी है। तो इस पैराग्राफ में जब पढ़ोगे तो आपको ये सारे आंसर्स मिलेंगे। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त, सभी सही हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें तीसरा जो प्रश्न पूछा जा रहा है इस पैराग्राफ से, वो पूछा जा रहा है, आज किन गुणों की उपेक्षा हो रही है? तो आज किन गुणों की उपेक्षा हो रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बिल्कुल, मैं आपको हर बार बोलता हूं कि पैराग्राफ पढ़ करके खुद अंदाजा लगाया करो कि आंसर क्या होना चाहिए। आंसर्स तो मैं बताऊंगा, लेकिन आप जो है पहले अगर अंदाजा लगाते हो तो इसका मतलब आप तैयारी बढ़िया कर रहे हो। अगर केवल आप सोच रहे हो कि मैं केवल आपको आंसर बता दूं और आप उसको रट लो या उसको देख लो, तो ये आपकी नासमझी वाली बात हो जाएगी। क्योंकि आपको एग्जाम में जब करना है तो आपको बिल्कुल तरीके से करना होगा, और हर चीज़ को सोच समझ के करना होगा। एक एक नंबर बहुत कीमती होता है, जानते हो, एक नंबर से ही आदमी फेल हो सकता है और एक नंबर से ही पास भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो आज किन गुणों की उपेक्षा हो रही है, हमने जब पैराग्राफ पढ़ा तो हमारे को मिला आंसर, धर्म, परोपकार और मानवता के गुणों की उपेक्षा हो रही है। तो यहाँ पे आ ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, वाणिज्य धर्म का समास विग्रह आपको करना है। तो वाणिज्य धर्म का जो समास विग्रह करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? वाणी का धर्म हो जाएगा। वाणी के लिए धर्म नहीं होगा, वाणिक का धर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका वाणिक का धर्म जो है, स ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। तो इसका शीर्षक आपको बताना है। तो यहाँ पे हमने अभी जब पढ़ा है तो इसमें आपको देखने को मिला कि छात्र धर्म की महत्ता जो है इसका बेहतरीन शीर्षक माना जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म के साथ किसका असहयोग हो गया है? तो धर्म के साथ किसका असहयोग हो गया है, तो आंसर आ जाएगा हमारा, इसमें जो है छात्र धर्म का असहयोग हो गया है। ठीक है, तो द ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, जिसमें आपकी कविता आएगी और फिर आगे के एमसीक्यू फिर से आपको देखने होंगे। तो इस तरह से आपको कविता मिलेगी, ले चल माजी मजदार, मुझे दे दे अब पतवार मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पहला जो क्वेश्चन है इससे पूछा गया है, जो आप देख सकते हैं, ये पूरा जो कविता है आपका, ये है पूरी कविता, और इसी के बेसिस पे हम आंसर्स देने वाले हैं। और यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, इसमें पूछा गया है, कभी पतवार लेकर मझधार में जाना चाहता है क्योंकि, इसका रीजन पूछा गया है। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा? वह जो है, अगर आपने पढ़ लिया है, तो वह कठिनाइयों और मुसीबतों से घबराता नहीं है, इसलिए उसमें जाना चाहता है। तो वह कठिनाइयों और मुसीबतों से घबराता नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखिए और इसको ध्यान से समझ लीजिए। फिर मुझको क्या डरा सकोगे, कवि किनसे नहीं डरता? पंक्ति के आधार पर आपको बताना है। तो कवि जो है लोगों की उचित अनुचित टीका टिप्पणी से नहीं डरता। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन करेक्ट। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पर, इस पद्यांश में क्या संदेश छिपा है? तो इस पद्यांश में जो संदेश छिपा है वो कि लिखा हुआ है, निर्भीकता पूर्वक विघ्न बाधाओं से टक्कर लेते हुए आगे बढ़ना। इस संदेश को हमें इस गद्यांश से पद्यांश से मिल रहा है, हमें पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा कि हमें निर्भीकता पूर्वक विघ्न बाधाओं यानी कोई भी समस्याओं से टक्कर लेते हुए जो है आगे बढ़ना चाहिए। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, नव आशा के दीप लिए में प्रयुक्त अलंकार का नाम आपको बताना है। नव आशा के दीप लिए कौन सा अलंकार होगा? सभी आइडिया बिल्कुल लगाइए। नव आशा के दीप लिए, बिल्कुल सही समझा आपने, रूपक अलंकार जो है यहाँ पर दृष्टिगोचर हो रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? शीर्षक की बात कर रहा है।
तो शीर्षक यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे शीर्षक सही अगर हम बात करें, निर्भीकता व निडरता, बिल्कुल ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शत्रु शब्द का विपरीतार्थक पद्यांश से छाटिए, यानी विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द, शत्रु का विलोम जो है पद्यांश में क्या लिखा हुआ है ये आपको बताना है। तो अगर पद्यांश देखोगे तो पद्यांश में शत्रु का विलोम जो है मित्र लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो प्रश्न संख्या 2 है, जहां पर रिक्त स्थानों की पूर्तियां करनी है, यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पूछा गया, भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है। तो भावों और विचारों की, हमारे जो भाव हैं, हमारे जो विचार हैं, उसकी अभिव्यक्ति के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो हम सभी लोग जो हम अपनी अभिव्यक्ति किसके माध्यम से देते हैं? भाषा के माध्यम से। ये भाषा हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, प्रत्येक भाषा को स्थिर, मानक एवं परिनिष्ठ रूप प्रदान करने के लिए खाली स्थान की आवश्यकता होती है। तो किसी भाषा को एक मानक रूप या परिनिष्ठ रूप प्रदान करने के लिए एक लिपि की आवश्यकता होती है ना। जैसे कि हमारा हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। तो यहाँ पे जो हमारा लिपि इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पूछा गया, यह यमुना पुत्रों का नगर है, वाक्य में खाली स्थान शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। शब्द शक्ति तो आपने पहचान भी लिया होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यह यमुना पुत्रों का नगर है, तो इसका मतलब है यहाँ पे लक्षण दिखाया जा रहा है, यानी कि लक्षणा शक्ति, शब्द शक्ति देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लक्षणा। और अगला जो प्रश्न है, इसमें पूछा गया, लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को, जो यहाँ तो डेफिनेशन ही पूछी लक्षणा की, तो वो भी लक्ष्यार्थ का बोध बताने की। देखो यहाँ पे लक्ष्य बता रहे, यमुना पुत्रों का नगर है, यमुना पुत्रों का नगर है, तो ये लक्ष्यार्थ बता रहा है। यहाँ पर भी लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को हम लक्षणा शक्ति ही कहते हैं। तो यहाँ पे आपका लक्षणा जो है इसका सही आंसर फिर से हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ पूछा गया है, मन सागर मनसा लहीरी, बूढ़े बहे अनेक, पंक्ति में अलंकार है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कौन सा अलंकार आपको देखने को मिल रहा है? मन सागर, तो मन को सागर के समान मत है, और मनसा लहरी, और बूढ़े बहे अनेक। तो यहाँ पर देखिए, एक एक चीज को जो है ना पिरो रहा है, रूप में बता रहा है। तो यहाँ पे हमारा रूपक अलंकार जो है दिखाई दे रहा है, तो रूपक इसका सही आंसर हो जाना है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। यहाँ देखिए, जनक बाम दीसी सोह सुनैना, हिमगिरी संग बनी जनु मैना। उपमय में, इस उपमय में किसकी खालिस्तान क्या आएगा? यहाँ पे दो भरने हैं हमें, तो इसमें उपमय में उपमान क्या रहेगा? उपमान, उपमान की संभावना व्यक्त की गई है। और इसमें जो है, अगर उपमान की संभावना व्यक्त की गई है, तो यह जो है उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 3। और यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसको देखिए। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित जो है प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति या एक लाइन में आपको देना है। सबसे पहला प्रश्न जो है, पारिभाषिक शब्द का अर्थ आपको बताना है, जिसमें सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी मतलब हम बोलते हैं प्रतिभूति, प्रतिभूति भी बोलते हैं, और सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा भी होती है। इसी तरह से ट्राइब्यूनल का मतलब क्या होता है? ट्राइब्यूनल का मतलब होता है न्यायालय या न्यायाधिकरण, ठीक है, ये भी इसका मतलब होता है। और जो बच्चे कुछ मेरे इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे, तो मैं समझ जाऊंगा कि वो बच्चे अच्छी तैयारी कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो है, यहाँ पे पारिभाषिक शब्द दे रहा हूं, और बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। सबसे पहले आप बताइएगा कि वेयर हाउस जो होता है, उसको हम पारिभाषिक शब्द में क्या बोलेंगे? ठीक है, वेयर हाउस। दूसरा एक और शब्द दे रहा हूं, जिसको हम बोलते हैं मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो, ठीक है, फेस्टो, STO। एक मिनट रुकिए, मैं इसको सही लिख देता हूं, मैनिफेस्टो, MANIFESTO, मैनिफेस्टो, ठीक है। इनके शाब्दिक अर्थ मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, जो बच्चा बताना चाहता है, और जो बच्चा पढ़ करके याद करना चाहता है। और पेटेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये तो हो गया आपके शाब्दिक अर्थ, जो है आपको पारिभाषिक अर्थ बताने हैं। शाब्दिक अर्थ की बात हम यहाँ पे आपको बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे सत्यापन शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द क्या हो गया? सत्यापन का होता है वेरिफिकेशन या वेरीफाई। वेरिफिकेशन इज द बेस्ट आंसर, तो सत्यापन का वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं वसीयत का बताइएगा, वसीयत, ठीक है, इसका अर्थ क्या? इसका इंग्लिश में आपको क्या लिखेंगे वसीयत का? ठीक है, आगे अगर आप कहें तो एक दो और देता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हिसाब से, ताकि आप लोग जो है कम से कम इनके कमेंट्स मेरे को दें, और मुझे पता चले कि आप लोग वाकई में बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं।
और यहाँ पर जो है आपके अन्य विषय जैसे कि आर्ट्स के लिए आर्ट्स का, कॉमर्स का, ठीक है, और साइंस का, तीनों जो आपके सब्जेक्ट हैं इन सभी के आईएमपी आज अपलोड कर दिए जाएंगे। उनको बिल्कुल देखिए और आराम से तैयारी करिए, बिंदास होकर के। आंसर्स सभी के दूंगा मैं, ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना हो। तो मेरे को ये बताइए पहले, यहाँ पर जो है आपसे पूछ रहा हूँ डुप्लीकेट। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज बताइए, डुप्लीकेट का डुप्लीकेट इसका आपको शाब्दिक अर्थ बता देना। और यहाँ वसीयत पूछा था मैंने, एक निर्वचन भी बताना, निर्वचन या निर्वाचन, सॉरी, निर्वाचन, निर्वाचन, ठीक है। तो ये सारे शब्द आप बता सकते हैं। बाकी और आप बोले तो मैं और एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे दूं इसमें, जो कि आपको कम से कम पता होना चाहिए। एटलीस्ट अभी तो आपको पता होना ही जरूरी है, क्योंकि आप जो है अभी ऐसे पड़ाव पे हैं जहां पे आप इन सभी के आंसर्स आपको पता होना ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि सेंसस, सेंसस का मतलब क्या होता है, CENSUS, ठीक है, ये आपको बताना है। और वसीयत बता दिया मैंने, निर्वाचन बता दिया। इसके अलावा विवरणिका, विवरणिका, तो इसका भी बता दीजिए विवरणिका को हम क्या बोलते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको मैंने अलग से अपने हिसाब से बताए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहलवान की ढोलक पाठ में रात्रि में किन जानवरों की डरावनी आवाजें आती थीं? तो आपको इसका आंसर मैंने नीचे दे दिया है। फीचर से आप क्या समझते हैं इसको लिखना है, आंसर नीचे है। नेक्स्ट जो है, लेखक की मां के अनुसार पढ़ाई की बात करने पर लेखक का पिता कैसे गुर्राता है, ये आपको बताना है। यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए थे, ये बताना है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस को। लेखक की मां के अनुसार उसका पति दिन भर किसके पास रहता है, ये आपको बताना है। अगला जो है, यशोधर बाबू का पूरा नाम क्या है, ये आपको बताना है। और शोध लेकर किस विषय के अध्यापक थे, ये आपको बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की कोई दो रचनाएं, ये भी आपको बताना है। गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब और कहाँ हुआ, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म और जो है कहाँ हुआ, ये सब आपको पता होना चाहिए। खंड ब जो है, यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया है, मुद्रित माध्यम चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम किस प्रकार है। मुद्रित माध्यम जो है ये चिंतन का, विचार का और विश्लेषण का माध्यम किस प्रकार है, ये आपको बताना है। शोध यानी कि रिसर्च रिसर्च का काम इंटरनेट ने किस प्रकार आसान कर दिया है, तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट जो प्रश्न है इसमें पूछा गया, निःशुल्क कन्या शिक्षा के परिणाम विषय पर एक आलेख आपको तैयार करना है। छोटा सा आलेख आपको लिखना है, तो आलेख इस तरह से लिख देंगे। कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक की सार्थकता को आपको सिद्ध कर देना है, तो इस तरह से आप सार्थकता को सिद्ध करेंगे। चांद का टुकड़ा किसे कहा गया है, शायर ने उसके बारे में क्या बताया है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है चांद का टुकड़े के बारे में मैंने आंसर दे दिया है। नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में साफिया के मन में क्या द्वंद्व था, ये आपको बताना है। इसका उत्तर यहाँ से नोट करेंगे। इसके बाद जो है, द्विवेदी जी ने शिरीष के फूल पाठ में शिरीष के माध्यम से क्या संदेश दिया है, ये स्पष्ट करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूझ के नायक का नाम आनंदा किसने रखा और क्यों रखा गया था, ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यशोधर बाबू संयुक्त परिवार शैली के पक्षधर थे, कथन को सिद्ध कीजिए, ये आपको बताना है कि कैसे ये जो है संयुक्त परिवार के पक्षधर थे। खंड स की बात करें तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपको अथवा पाठ भी मिलेगा और बड़े प्रश्न रहेंगे ये, तो यहाँ पे आपको अथवा पाठ भी देखने को मिलेगा। उषा कविता की प्रमुख शिल्पगत विशेषता क्या है, ये आपको बता देना है। अथवा में है आपसे दिया गया है, या तो आप ये करिए या नीचे वाला, बच्चा क्या जिद करता है, बच्चे की जिद को माता किस प्रकार पूरा करती है। फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों के आधार पर जो है आपको इसको बताना है। तो यहाँ पर जो है उषा वाला जो कविता है उसको मैंने यहाँ पे आंसर दे दिया है। आप अथवा भी देना चाहें तो दे सकते हैं। यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें, बाजार दर्शन पाठ में जैनेन्द्र ने मन की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। अथवा में है, काले मेघा पानी दे के आधार पर समझाइए कि लेखक ने भारतीयों के अंग्रेजों से पिछड़ने व उनका गुलाम बनने के लिए क्या कारण बताए थे, तो ये आपको बताना है। काले मेघा पानी दे के आधार पर, इसमें से अथवा में से कोई एक ही करना होगा। इसके बाद देखिए इसका उत्तर जो है, लेखक के मन में कौन सी जो आपके मन में विशेषताएं की बात हो रही है, तो इनके अंदर तीन मन थे, एक खाली मन, एक भरा मन और एक बंद मन। इन तीनों मन के बारे में बता देंगे। तो खाली मन आप जो है यहाँ से लिख लेंगे, भरा मन जो है यहाँ लिख लेंगे और बंद मन को यहाँ से लिख लेंगे। इसके बाद जो है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ
ढल सकने में सफल होती है लेकिन यशोधर बाबू असफल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है। अथवा है जूझ कहानी प्रतिकूल परिस्थितियों से संघर्ष की प्रेरक कथा है। इस कहानी का जो है उदाहरण आपको समझा देना है। दोनों में से कोई एक ही करना है और उत्तर यशोधर बाबू जो है उनको मैंने बताया यहाँ पे, तो यशोधर बाबू को आप बता सकते हैं। इसके बाद जो है रघुवीर सहाय की जो आप रघुवीर सहाय का या तो कवि परिचय दीजिए या रजिया सज्जाद जाहिर का आपको लेखक परिचय देना है। तो आप जो है यहाँ पर हमने रजिया सज्जाद जाहिर का जो है दे दिया है, ताकि आप लोगों को क्या है कि ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि रघुवीर सहाय का तो आपने काफ़ी पढ़ा होगा, तो हमने एक दे दिया। इसके बाद खंड द जो शुरू होता है इसकी बात करते हैं। खंड द में आपसे पूछा गया निम्नलिखित पद्यांश सप्रसंग व्याख्या आएगी आपकी, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, यहाँ पे आप देखोगे तो जब मैंने लाइन पढ़ी तो चूड़ी मर गई, चूड़ी मर गई से याद आ जाना चाहिए कि किस पार्ट से लिया गया है। बातों की चूड़ी मर जाना यानी कि बात में वो दम न रहना, ठीक है। अब जो है इसी में अथवा पाठ भी, अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, पद्यांश, पद्यांश मतलब कविता है, तो अगर आप ये नहीं करना चाहते, 6 नंबर का रहेगा, ध्यान रखिएगा, पद्यांश सप्रसंग करना है, तो आप ये भी कर सकते हो। जो मुझे बदनाम करे हैं काश वे इतना सोच सकें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सब संदर्भ और प्रसंग जो है मैंने पहले वाले का दे दिया है आपका, ठीक है, जिसकी आप बात सीधी थी, जो ये कविता है चूड़ी मर गई ना, तो मैंने कहा था आपको याद आ जानी चाहिए थी, बात सीधी थी पर, तो यहाँ पर जो है संदर्भ दे दिया और व्याख्या कर दिया। इसी प्रकार से इसके अथवा पाठ को भी मैंने यहाँ पे संदर्भ सहित व्याख्या कर दिया, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि कविताओं की जो होती हैं और इनमें कहीं कहीं पर आपको जहाँ पे विशेष लगता है वहाँ दे सकते हैं। जैसे इसमें आपको विशेष ज़्यादा इतनी लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जितना मैंने लिखा है इतना लिख ही देना है। और इसमें विशेष कुछ हैं, इस आपके जो गज़ल से लिया गया ना, इसमें है विशेष, तो विशेष हम लिख सकते हैं। इसके बाद आइए नीचे की तरफ, जो आपका 18वां प्रश्न रहेगा। मैं यहाँ पे आपको 2 एक्स्ट्रा प्रश्न दूंगा। आपके जो आंसर शीट होगी आपके क्वेश्चन पेपर में ना, केवल 18 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। आपको टोटल 18 प्रश्न ही आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं हर प्रश्न पत्र में आपको 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दूंगा, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न जो है आपका पद्यांश देखिए, इसका सप्रसंग व्याख्या कर देना है। तो आपको तो कविता भी आएगी व्याख्या करने के लिए और गद्यांश भी आएगा, तो आप इसकी व्याख्या कर दीजिए, या अथवा में आपको एक पार्ट मिलेगा, इसकी व्याख्या कर दीजिए। दोनों में से किसी एक का करना है, मैंने किसी एक का कर दिया है, ठीक है। इसी तरह से आपको जो है नेक्स्ट पार्ट जो है मैं आपको बताता हूँ, 19वां प्रश्न जो है उसमें आपको क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए, विज्ञप्ति तैयार करनी है, ठीक है। और एक है जो है आपको यहाँ पे भी विज्ञप्ति तैयार करनी है, तो दोनों में विज्ञप्ति आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे विज्ञप्ति की जगह निवेदिता होना चाहिए, ठीक है ना। पंचायती राज जयपुर राजस्थान की ओर से प्रशासन गांव के संघ अभियान के अंतर्गत 2 दिवसीय शिविर आयोजित करनी है। यहाँ पर निवेदिता जो है आपको करनी है, लेकिन यहाँ पर जो है मिसप्रिंट है, ये प्रश्न जो है आगे पीछे हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ लेना है कि ये आपको विज्ञप्ति कैसे तैयार करनी है, निवेदिता कैसे तैयार करनी। निवेदिता होगा तो याद रखना उसमें एक टेबल जरूर आएगा कि आप निवेदिता जो तैयार कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, अनुमानित लागत क्या रहेगी, धरोहर राशि क्या रहेगी, अवधि क्या रहेगी, और कुछ शर्तें अगर आप बताना चाहें तो नीचे शर्तें भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप शर्तें इसमें मेंशन कर सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में बताया मैंने शर्तें कैसे लिखते हैं। और जो विज्ञप्ति होगा उसको इसी तरह से लिखना है, दोनों तरफ आपका क्रमांक संख्या और दिनांक आ जाएगी, बीच में विज्ञप्ति लिख देंगे और विज्ञप्ति लिखते हुए इसको खत्म कर देंगे, और आपका कुछ भी नहीं है। इसमें बहुत कम जो है लाइनें लिखी जाती है, लेकिन सटीक लाइनें लिखी जाती हैं, ये ध्यान रखना है। और जो विज्ञप्ति लिखने वाले का पता है, नाम है, वो यहाँ पे नीचे लिख देंगे, सचिव है या फिर जो भी है। इसके बाद जो है आपको स्वच्छ भारत अभियान, अनुशासन का महत्व, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, बढ़ते अस्पताल घटता स्वास्थ्य, इनमें से किसी एक पर जो है आपको निबंध लिखना है। मैंने अंतिम वाला बढ़ते अस्पताल घटता स्वास्थ्य जो है इस पर प्रस्तावना, और अस्वस्थता के कारण स्वस्थ सुविधाओं की भूमिका, और चिकित्सा पर निर्भरता का परिणाम क्या है, उपसंहार क्या है। तो प्रस्तावना सबसे पहले लिखेंगे, जो जो पॉइंट हमने लिखे हैं वही लिखेंगे। अस्वस्थता के कारण क्या है वो बता देंगे, स्वस्थ सुविधाओं की भूमिका क्या है ये बता देंगे, चिकित्सा पर निर्भरता के परिणाम क्या है, ठीक है, ये बता देंगे, और उसके बाद जो है उपसंहार लेते हुए खत्म कर देंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर जो है हमने देखा, इसके सॉल्यूशन के साथ में आपके सारे आईएमपीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल हो रहे हैं। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, नहीं पढ़ रहे हैं तो बात अलग है। किसी एक पेपर को पढ़ करके बिल्कुल ये वहम में मत रहना कि मुझे केवल एक ही पेपर पढ़ के जाना है, तो फिर ये सबसे बड़ी गलती आप करने वाले हैं। जितने पेपर्स आपके लिए अवेलेबल कराए जा रहे हैं, बहुत मेहनत लगती है इन पेपर्स को सॉल्व करने में और आपके पास पहुंचाने में, तो जितनी कोशिश करें, मेहनत करते रहें, और साथ साथ में इन क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, ताकि आप लोगों के लिए हम हमेशा अवेलेबल कराते रहें हर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आने की संभावनाएं रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।